नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। बुलेटिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। बता दें, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। 54 खिलाड़ियों का दल जाएगा टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेगा, तो 11 बजे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 54 खिलाड़ियों का दल जाएगा टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने के लिए और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे पीएम मोदी। इससे पहले टोक्यो खिलाड़ी ओलंपिक में जब भारतीय खिलाड़ी गए थे तो समय समय पर पीएम मोदी उनसे बातचीत करते थे और उनका मनोबल बढ़ाते थे। अब फिर एक बार पैरालंपिक खिलाड़ियों के भी मनोबल हौसला अफजाई करेंगे पीएम मोदी। आज से यूपी विधान मंडल का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने नेताओं ने शिरकत की। बैठक विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बुलाई थी और इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सुभासपा के नेता मौजूद थे। विधानमंडल के सत्र में 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 24 अगस्त को बजट पर चर्चा के बाद बजट पास किया जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम द्वितीय अध्यादेश 2021, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश और उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक पेश होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विधानसभा का सत्र काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। विपक्ष योगी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की पूरी कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए मानसून सत्र का शेड्यूल बताते हैं कि कैसा होगा। आज दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल प्रस्ताव अध्यादेश अधिसूचना का कार्य, कल अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण होगा। उसके बाद 4 दिनों का अवकाश होगा। 23 अगस्त सोमवार को सदन में विधायी कार्य होंगे। 24 अगस्त को अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा होगा। तो ये शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग काम होना है। 24 अगस्त को अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा किया जाएगा। इसके बाद आज दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उधर बुलंदशहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक समेत 6 आरोपियों ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दीपक पर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। तो ये बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष ने किया सरेंडर। आमतौर पर पुलिस और बदमाशों के बीच लुका छिपी चलती रहती है, लेकिन ऐसा कम होता है कि पुलिस किसी बदमाश को पकड़ने के लिए दौड़ लगा ले। देखिए किस तरीके से ये तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि चोर सिपाही के गेम में अक्सर चोर पुलिस के हाथों से निकल जाता है। लेकिन कानपुर के शिवराजपुर थाना प्रभारी ने दौड़ लगाकर इस संदिग्ध युवक को दबोचा। युवक के पास से पुलिस को देसी तमंचा और 2 कारतूस भी मिले हैं। घटनाक्रम के मुताबिक पुलिस ने बदमाश को फिल्मी स्टाइल में दौड़ाकर पकड़ लिया है। पुलिस द्वारा बदमाश को पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उधर सोनभद्र के कोन थाना परिसर में सोमवार रात जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पिटाई से मौत का आरोप लगाकर गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर भी फेंके गए। दरअसल
बताया जा रहा है कि मिश्री गांव में इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त लिपिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। गुस्साए लोगों ने शव को लेकर थाने में घुसने की कोशिश भी की। पुलिस ने गेट बंद कर दिया। आक्रोश बढ़ गया और ईंट पत्थर फेंकना लोगों ने शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे कुछ महिलाओं और कुछ लोगों को चोटें आई। मेरे नाना डेट हो गए थे यहाँ से गए थे सब पुलिस वाले और मेरे नाना को बोला कि चलिए वहाँ पे। मेरे नाना बोले कि हम ब्लड प्रेशर के और हार्ट की बीमारी है मेरे हम तीसरा बार बच्चे हैं तीसरा बार लहर से। और मेरे नाना को ले गए सब। मेरे नाना को मारने लगे वहीं पे मंदिर के पास जंगल की तरफ ले जाकर। उधर लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र में रंगदारी न देने पर दबंगों ने डंपर चालक के साथ जमकर मारपीट की और डंपर में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद दबंग पीड़ित से करीब 13,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। तो आपको बता दें कि 13,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। बड़ी खबर, दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों ने जमकर मारपीट की। डंपर चालक के साथ जमकर मारपीट की गई है। आज से मानसून सत्र का आगाज 24 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र 7 दिन के सत्र में 4 दिन का रहेगा अवकाश। विधानसभा भवन में आपको बता दें कि 3 दिन की होगी चर्चा। कल अनुपूरक बजट पेश होगा। पहले 20 अगस्त को पेश होगा बजट और होना था, लेकिन मुहर्रम के अवकाश के चलते तारीख बदल दी गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से सीधे हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हीं से समझते हैं। अश्विनी, आज मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? और ये 2022 चुनाव से पहले जो सत्र है वो अंतिम सत्र के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर क्योंकि विपक्ष के लगातार विपक्ष है जो सरकार को घेरने का काम कर रही है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम मुद्दों को लेकर के तो आज पूरे आसार हैं कि हंगामे के आसार सत्र में के दौरान हो सकते हैं। निश्चित तौर पर आज पहला दिन रहेगा, तो इसलिए जो सदस्य रहे हैं विधानसभा या विधान परिषद के और जो दिवंगत हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद कार्रवाई आगे की कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर जो अनुपूरक बजट पेश होना है वो 20 तारीख को पेश होगा और वहीं 24 तारीख को बजट पास किया जाएगा। निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण इसमें इस दौरान जो बजट चीज रहेगी वो जनसंख्या नियंत्रण विधेयक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कल जनसंख्या का पूरा ड्राफ्ट है जो मुख्यमंत्री को सौंपा गया, जो उसके बाद अब ये आसार लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून जनता को मिल सकता है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के हंगामे की भी आसार है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है विपक्षी हैं जो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रही है, एक बार फिर घेरते हुए नजर आ सकती है। 2022 से पहले ये सत्र हो रहा है, तो ऐसे में तमाम ऐसी विधेयक लाए जा सकते हैं जो जनता से जुड़े हो सकते हैं, जिनको लेकर के जनता से सरोकार हो सकता है, चाहे उसमें किराएदारी नियम विधेयक हो और नियम हो, इसके अलावा तमाम अन्य विधेयक हो सकते हैं। निश्चित तौर पर अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि विपक्ष है वो कितना साथ सरकार के देता है जिससे विधेयक पास हो सके, क्योंकि जिस तरह से कल जो बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, उस दौरान चर्चा की गई कि सत्र को ज्यादा से ज्यादा चलाया जाए, जिससे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता से जुड़े विधेयक हैं, उनको आसानी से पास कराया जा सके। लेकिन ये बैठक तो हर सत्र से पहले होती है और सत्र के दौरान क्या होता, तस्वीरें क्या होती है, ये सबने देखी है। क्या हंगामा होता है, चर्चा जो करनी होती, चर्चा होनी होती है, वो नहीं हो पाती। कई बार सदन को स्थगित करना पड़ता है, एक दिन में 4-4 बार। निश्चित तौर पर अगर ऐसा ही फिर एक बार देखने को मिला तो निश्चित तौर पर सरकार की जो मंशा है, जो योजनाएं लाना चाहती है, जो विधेयक लाना चाहती है, जो कानून बनाना चाहती है, उनको लेकर के समस्या आ सकती है सरकार को। जी अश्विनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जैसा कह रहे हैं कि सत्र जो है वो हंगामेदार होगा, ये आसार हम लोग एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सरकार की तरफ से भी तो तैयारी की गए होंगे इन आरोपों को जवाब देने के लिए।
बिल्कुल अगर पिछले सत्र की बात करें जो गर्मी के दौरान जून के महीने में लगभग हुआ था, उस दौरान ये देखा गया था कि जिस दौरान पूरा सत्र चल रहा था उस दौरान काफ़ी हंगामा, और पहले दिन ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने जोरदार हंगामा किया था। जो लॉबी थे उसके बाहर आ गए थे, विधानसभा के बाहर हंगामा हुआ था। ऐसे में जो विपक्ष है उसके लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म विधानसभा सत्र होता है, क्योंकि अपनी बात है वो जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्रदर्शन तमाम चीजें की जाती हैं, लेकिन सत्र के जरिए आसानी से जनता तक अपनी बातें रखी जा सकती हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार पर असर पड़ता है। हालांकि सरकार भी तैयारी कर चुका है विपक्ष को हर सवाल का जवाब देने के लिए। किसी भी मुद्दे पर अगर विपक्ष घेरता है तो निश्चित तौर पर सरकार उसका बचाव करने के लिए भी तैयार है। जी चलिए अश्विनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मानसून सत्र का आगाज होगा और विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी और सरकार की तरफ से भी ये कोशिश होगी कि विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा दिन है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। आज कई जिलों में मंत्रियों का डेरा होगा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है यात्रा, तो कई जिलों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हो गया। इस यात्रा के जरिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 22 राज्यों में आज से शुरू हुई इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कुल 19,567 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी करेगी। इस यात्रा के जरिए बीजेपी के नए मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों का अलग अलग यात्रा करेंगे। नारायण राणे जहां सबसे लंबी करीब 7 दिनों की यात्रा करेंगे, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन की सबसे छोटी यात्रा कर बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाएंगे। 22 राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज। सभी मंत्री 265 जिलों में करेंगे यात्रा। 19,568 किलोमीटर लंबी होगी जन आशीर्वाद यात्रा। नारायण राणे सबसे लंबी 7 दिनों की यात्रा करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन की सबसे छोटी यात्रा करेंगे। बीजेपी के नए मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहीं राजधानी लखनऊ से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, अजय मिश्रा और पंकज चौधरी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करते हुए अपने अपने निर्धारित जिलों में आशीर्वाद यात्रा पर निकल चुके हैं। ये यात्रा अलग अलग जगहों से होकर गुजरेगी। देखिए, जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए हम लोग जा रहे हैं, इसलिए कि हमारी सरकार ने जो सपा बसपा कांग्रेस ने नहीं किया, वो सारी सुविधाएं जनता की जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने का काम कर रही है। आज 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया साल में मुफ्त में इलाज मिल रहा है। तौर पर हमारे साथ जो अजय मिश्रा जी हैं, सर आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। बस सपा है जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, कह रही भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, अगर उन्होंने काम किया होता तो 2017-19 में उनको जनता ने जन समर्थन दिया। काम किया है, इसीलिए हमको विधानसभा में भी बहुमत मिला, लोकसभा में भी बहुमत मिला और 2022 में फिर हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी भी सुबह लखनऊ से यात्रा की शुरुआत करते हुए बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती और सिद्धार्थनगर होते हुए 18 अगस्त को महाराजगंज में यात्रा संपन्न करेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। जन आशीर्वाद, पहली बार हम लोग मंत्री बने हैं, जनता का आशीर्वाद लेने जनता के बीच में। वहीं राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने भी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा वृंदावन, मथुरा से शुरू किया है, जबकि मिर्जापुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बुधवार को प्रयागराज से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगी और 19 अगस्त को मिर्जापुर में यात्रा खत्म करेंगी। आपको बता दें कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने वाले सभी मंत्री जनता से संवाद कर मोदी सरकार की उपलब्धियां, खासकर गरीबों के लिए किए गए काम के बारे में जानकारी के साथ साथ यह भी बताएंगे कि मोदी सरकार देश हित के लिए क्या क्या अहम कदम उठा रही है। बीजेपी की यात्रा 19 राज्यों में होते हुए करीब 265 जिलों से गुजरेंगी। बहरहाल बीजेपी अपने जन आशीर्वाद रैली के जरिए 2022 के चुनाव से पहले अपने सियासी पिच तैयार करने में जुट गई है।
जिससे इसका सीधा फायदा आने वाले चुनाव में सरकार और संगठन को ही मिलेगा। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, ऐसे में जनता अपना आशीर्वाद किसे देगी, इसका पता तो आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है हापुड़ से। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में बदमाश नन्हे उर्फ नूर मोहम्मद घायल बताया जा रहा है। हाईवे पर लूटपाट की घटना को देता था अंजाम। बदमाश के पास से नकदी, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली के जंगल में हुई मुठभेड़। बड़ी खबर इस वक्त की हापुड़ से जुड़ी, आपको बता रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली जंगल में हुई मुठभेड़, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि हाईवे इलाकों पर बदमाश जो है वो लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम देता था और पुलिस ने मुठभेड़ में उसे घायल कर दिया है। बदमाश के पास से नकदी, तमंचा और बाइक बरामद किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली के जंगल की घटना बताई जा रही है। आज चेकिंग के दौरान थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसे तत्काल उपचार हेतु भेज दिया गया है। अभियुक्त की पहचान नन्हे उर्फ नूर मोहम्मद के रूप में आज चेकिंग के दौरान थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसे तत्काल उपचार हेतु भेज दिया गया है। अभियुक्त की मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर यहां से भी सामने आई है। बता दें कि मुठभेड़ में बागडिया गैंग के 2 बदमाश घायल हुए हैं। चोरी और लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। दोनों बदमाश पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। नौझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे के पास ये मुठभेड़ हुई। लखनऊ से खबर है। बताया जा रहा है कि पारा थाना क्षेत्र में पुलिस की जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाएं घायल बताई जा रही हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लोगों ने पुलिस पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। नशे में नहीं है, दोनों नशे में, ये इनकी जीप पलटी पड़ी है। नशे में नहीं है। ये देखिए, लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस वाले की गाड़ी पलट गई और पुलिस वालों पर बताया जा रहा है कि नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है। इस हादसे में 2 महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। एसएसपी को फोन करो, इसके बाद ये देखिए मकान को पकड़ लीजिए, बैठिए आराम से। ये इनका हाथ टूटा और एक ये देखिए लखनऊ की तस्वीर, अनियंत्रित होकर पलटी पुलिस की जीप। हादसे में 2 महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की आप देख रहे हैं। ये इनकी जीप पलटी पड़ी है। नशे में नहीं है। ये देखिए, ये इनकी जीप पलटी है। ये नंबर ये नशे में है, दोनों साले नशे। 2 आदमी चोटिल हो गए हैं, इनको तुरंत अभी अस्पताल भिजवाइए। की जीप है, कैसा पलटी है जरा देख लीजिए भाई। ये लोग एसएसपी को फोन करो, इसके बाद ये देखिए मकान को पकड़ लीजिए, बैठिए आराम से। ये इनका हाथ टूटा और एक ये देखिए ये पड़ी। तो ये मेडिकल होता है, नशे में है। ये थाना के पुलिस वाले ये देखिए इनके ऊपर। उधर हरदोई में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत की खबर सामने आई है। पूर्व विधायक के बेटे समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि 3 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोग मंजिला पुल के पास 2 4 पहिया वाहनों में टक्कर हुई, जिसमें 3 व्यक्ति मौके पर ही डेथ हो गई है और 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें पुलिस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया। 3 व्यक्तियों को अभी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है और 3 का इलाज यहीं जिला अस्पताल में चल रहा है। कौन कौन सी गाड़ियाँ थी जिनमें आज अभी इसका और पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो सूचना है उसमें एक आर्टिगा गाड़ी थी और एक ओमनी वैन। थाना
खबर मेरठ से है, जहां कार्यों में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर और इसके चलते शासन ने ईओ खिवाई की रही पवित्रता त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई है। बता दें कि निलंबन की अवधि तक ईओ पवित्रता त्रिपाठी एलबीसी कार्यालय डीएम मेरठ से संबद्ध रहेंगी और जिले के बताया जा रहा है कि मेरठ में कई बार इस तरीके की इनकी लेकर इस तरीके की बातें आई हैं। मेरठ जिले की कई नगर पंचायत का कार्यभार ये कर चुकी हैं। पवित्रता त्रिपाठी पहले भी जांच के घेरे में ये आ चुकी हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 15 नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसको विधानसभा चुनाव से पहले आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कॉरिडोर में मुख्य मार्गों के अलावा गंगा व्यू कैफे भी बनाई जाएगी। और किस तरीके का ये कॉरिडोर रहेगा, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी सरकार 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आम जनता को तोहफा देने के मूड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर इसी साल 15 नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव 2022 के पहले तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन भी करके जनता को समर्पित किया जाएगा। खास बात यह है कि जहां राम मंदिर का कार्य 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं विश्वनाथ कॉरिडोर 2021 नवंबर में ही पूरा हो जाएगा। कॉरिडोर में मुख्य मार्गों के अलावा गंगा व्यू कैफे बनाने की योजना प्रस्तावित है, जहां दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु कुछ वक्त बिताकर लजीज भोजन और नाश्ता भी कर सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ सौंदर्यीकरण विस्तारीकरण परियोजना अपने रूप में गतिमान है। लगभग वर्तमान में 60% से ऊपर कार्य हो चुका है। इसमें भी मुख्यतः जितनी भी भवन बनने थे वो सभी भवन बनकर तैयार हैं। सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, उनका फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। मुख्य आकर्षण जो इस पूरे धाम में है वो मंदिर परिसर है, चौक एरिया है। चौक एरिया में ऑफिस के साथ साथ बड़े बड़े एम्पोरियम है, जहाँ पे प्रदर्शनी और इन सब चीज़ों को रखने की व्यवस्था रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम के निर्माण का काम जोरों पर है। अभी तक करीब 60% काम पूरा हो चुका है। प्रशासन की माने तो इस परियोजना में जितने भी भवन बनने थे वो बन चुके हैं। अब सिर्फ सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर और चौक एरिया है। चौक एरिया में ही ऑफिस के साथ ही बड़े बड़े एम्पोरियम भी हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी और दूसरी चीजों के स्टॉल लगेंगे। इसके अलावा वाराणसी गैलरी म्यूजियम और कॉरिडोर के दोनों तरफ बिल्डिंग में दुकान, मल्टीपर्पज हॉल, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर और यात्री सुविधा केंद्र की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कई अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट 50,260 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 24 भवन बन रहे हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 50,260 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः 24 भवन हम लोग बना रहे हैं और बाकी जनरल एरिया डेवलपमेंट है, यानी जो फ्लोर एरिया है उसका डेवलपमेंट का है, जिसमें पेड़ और बैठने के स्थान वगैरह समाहित है। इसका पहले से ही स्वीकृत प्रोजेक्ट जो है वो 339 करोड़ का है और उसी पे कार्य गतिमान चल रहा है। जनरल एरिया डेवलपमेंट के अलावा अन्य चीजें भी हैं। जाहिर है 15 नवंबर तक कॉरिडोर का काम पूरा हो जाने पर काशी के लोगों को पीएम मोदी खुद तोहफा सौंपेंगे। वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट, News 1 इंडिया। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।